नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश जीएस अकेडमी में। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला की इस एमसीक्यू सीरीज में अब तक दोस्तों 40 क्वेश्चन पर हम लोगों ने अभ्यास कर लिया है। 40 प्रश्न दोस्तों हम लोगों ने कर लिए हैं। आज से दोस्तों 41वें प्रश्न की पर चर्चा करेंगे और टोटल आज 20 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यदि आपने उन 40 क्वेश्चन को दोस्तों नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। हिंदी की प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, वहाँ पर आप यहाँ इस वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं फॉर लोअर पीसीएस या फिर लेखपाल, अगर आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो श्रेया मैम के द्वारा इसी चैनल पर दोस्तों कंप्लीट कंप्यूटर की क्लासेस चलाई जा रही हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियोस और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये एमसीक्यू सीरीज़ आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये जो मैंने एमसीक्यूज़ निकाले हैं दोस्तों, आदित्य प्रकाशन की बुक से दोस्तों मैंने ये एमसीक्यूज़ निकाले हैं, आदित्य पब्लिकेशन की बुक से निकाले हैं, जो किसी ना किसी एग्जाम में देखिए आए हुए हैं। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2007 में, ये भी 2007 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार दोस्तों रिपीट होते हैं, इसलिए मैं इनको कवर कर रहा हूँ। और ये आपके एग्जाम में, चाहे वो लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे लेखपाल का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, कोई भी एग्जाम हो यूपी से रिलेटेड, उसमें ये क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं, 41वें प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बताया था वीडियो में कि या, रा, ला, वा, ये चार होते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। और इसमें या और वा की अगर बात करें तो ये इनको कहते हैं दोस्तों अर्धस्वर। ठीक है, ये या और वाह होते हैं अर्धस्वर। तो अर्धस्वरों की संख्या कितनी हो गई? 2। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो मैंने अभी बताया यारा लावा, तो इसमें या है ऑप्शन बी। ठीक है, अगर ऑप्शन ए की बात करें तो दोस्तों, तो ऑप्शन ए मैंने केटीएम दा वाली ट्रिक आपको बताई थी, यानी कि ये जो स्पर्श व्यंजन दोस्तों होते हैं हमारे 25, इसको मैंने पढ़ाया था आपको केटीएम दा की ट्रिक से, केटीएम दा की ट्रिक से पढ़ाया था। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए। के से होता है दोस्तों कंठ, ठीक है, के से होता है कंठ, टी से होता है तालव्य, एम से होता है दोस्तों मूर्धन्य, दा से होता है दोस्तों दंत्य। ठीक है, दा से होता है दंत्य और आ से होता है ओष्ठ। तो के से कंठ होता है, तो ये है का से लेकर के अंगा तक का, तालव चा से लेकर के यहाँ तक का, मूर्धन टा से लेकर के अणा तक का, और जो दंत्य होता है दोस्तों वो ता से लेकर के नात तक होता है, और ओष्ठ जो होता है दोस्तों वो पा से लेकर के मा तक होता है। तो ये टोटल हो गए आपके 25 स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन ए में देख लेते हैं डा। तो डा कहाँ पे आ रहा है? डा कहाँ पे आ रहा है? ये टा वर्ग में आ रहा है, तो टा वर्ग क्या है? मूर्धन। तो डा हो गया दोस्तों ये आपका मूर्धन्य। डा हो गया क्या? मूर्धन्य। सा की बात करें तो दोस्तों सा होता है अगर हम सा की बात करें दोस्तों, तो सा होता है दोस्तों यहाँ पर आपका मूर्धन्य, या फिर इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखिए, ऊष्म व्यंजन मैंने आपको पढ़ाया था, सा, शा, सा और हा, ये चार क्या होते हैं दोस्तों? ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। और टा टा भी दोस्तों क्या होता है? मूर्धन्य होता है ना, टा भी मूर्धन्य होता है। ये देखिए यहाँ पे टा है ना, ये मूर्धन्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? जब आप ओ का उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण स्थान क्या माना गया है? तो आप जब ओ उच्चारण करिए तो इसमें देखिए मुख का कौन कौन सा जो भाग है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो ओ बोलने में पहले तो दोस्तों सबसे पहले तो ओष्ठ का इस्तेमाल हो रहा है, और प्लस कंठ का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसकी जो ओ की जो ध्वनि है जो दोस्तों कंठ से आ रही है। तो अब जिस किसी ऑप्शन में ओष्ठ और कंठ दोनों होगा वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। दंत की अगर बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए की दंत की बात करें तो ये देखिए केटीएम दा वाली ट्रिक में दंत यहाँ पर है, और दंत जो है दोस्तों वो तावर को कहते हैं, यानी कि ता से लेकर के ना तक जितने भी होते हैं वो दंत होते हैं। मूर्धा की बात करें तो अभी मैंने बताया था टा से लेकर के अणा तक का मूर्धन्य होते हैं। और दंत की बात करें तो दंत तो चलिए हो ही गया ता से लेकर के, ये दोनों ऑप्शन सेम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर।
चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था। चलिए फिर से देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग रिवीजन, एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं एमसीक्यूज के माध्यम से, तो इनको फिर से देख लेते हैं। चलिए, चा से लेकर के जो चा वर्ग होता है दोस्तों, चा वर्ग होता है, चा से लेके चा, छा, जा, झा, हिया, तो ये दोस्तों होता है आपका तालव्य। क्या होता है दोस्तों? ये होता है तालव्य वर्ग। ये तालव्य वर्ग में चा से यहाँ तक का क्या आता है? तालव्य वर्ग में आता है। तो चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, तालु। मूर्धा मैंने अभी आपको बताया है, ओष्ठ बताया है। तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी होती है? जिसके उच्चारण में होठों का यूज होता है उसको ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। कंठ ध्वनि मैंने आपको बताया था दोस्तों अभी, का से लेकर के अंगा तक का होता है कंठ ध्वनि, और ओष्ठ ध्वनि की बात करें तो यह पा से लेकर के माँ तक का होता है, क्योंकि इसमें होठों का यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। का, गा, जा, फा, देखिए इसके नीचे बिंदी लगी हुई है, इसको कहते हैं नुक्ता। ठीक है, नुक्ता। जिस किसी भी वर्ण के नीचे आप नुक्ता देखें, किसी अक्षर के नीचे आप नुक्ता देखें, तो वो समझ लीजिए ये आगत वर्ण है और भारत का नहीं है। मतलब ये जो है ये बाहर विदेश से आया हुआ वर्ण है। तो ये संस्कृत का हुआ? नहीं हुआ। अरबी फारसी का हुआ? जी हाँ, ये जो है अरबी फारसी का ही वर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके नीचे क्या लगा हुआ है? नुक्ता लगा हुआ है, इसलिए इसको आगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आगत वर्ण है। क्या कहते हैं? इनको आगत वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तालव्य व्यंजन अभी मैंने आपको बताया था, चलिए आप बताइए। फिलहाल मैं चलिए बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, चाचा जाझा, ये तालव्य है। ता था दादा मैंने बताया था आपको, ये अभी दंत्य है। ठीक है, ये दंत्य है। माँ, माँ, फा, जा, भा, ये चलिए इसमें ऑप्शन अलग अलग है। ठीक है, और टाठा डाढ़ा अड़ा मैंने क्या बताया था आपको? ये मूर्धन्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो सबसे पहले देख लीजिए कि घोष होता कौन सा है। तो घोष का मतलब होता है दोस्तों सघोष। ठीक है, घोष का मतलब होता है सघोष। सघोष होता है दोस्तों आपका हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, जैसे लिखा का, खा, गा, घा, अंगा, तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो जाएगा आपका क्या? सघोष। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो जाएगा सघोष, या फिर इसको घोष भी कहते हैं। ठीक, और पहला और दूसरा हो जाएगा आपका, पहला और दूसरा हो जाएगा आपका अघोष। ठीक है, तो इसमें चलिए देख लेते हैं कौन सा घोष नहीं है, यानी कि कौन सा अघोष है इसमें पूछा गया है। तो इसमें चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन सा अघोष है, मैंने ये आपको बताया था। अगली वीडियो में मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। चलिए आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? देखिए री जो है ना, री इन चारों, जैसे कृपा लिखा हुआ है, तो कृपा की ये जो नीचे जो रा लगा हुआ है दोस्तों, ये यही ऋषि वाला री है। जिस किसी भी वर्ण के नीचे ऐसे करके लग जाए नीचे। ठीक है, जैसे जैसे कृपा, ठीक है, कृषि, कृषि, कृष्णा, तो इसको कहते हैं ऋषि वाला री। तो किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो कृपा में है, ये भी ऑप्शन सही है। कृष्णा में है, ये भी सही है। दृष्टि में है, ये भी सही है। तो ये आज में नहीं लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार किन्हें कहते हैं दोस्तों? तो स्वर के बाद आने वाली किसी नासिक ध्वनिया, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनिया, स्वर के साथ आने वाली ध्वनिया, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनिया। नहीं, अनुस्वार का संबंध होता है दोस्तों नासिक की ध्वनिया से। ठीक है, जिनका उच्चारण करने में नाक का यूज करते हैं उसको कहते हैं नासिक ध्वनिया या फिर अनुस्वार। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग क्या? अनुस्वार कहते हैं। तो स्वर के बाद में आने वाली जो नासिक ध्वनियां होती हैं उनको अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। ठीक है, और यह हमेशा स्वर के बाद आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो इनका उच्चारण स्थान पूछ रहा है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, तो इसमें यह पूछ रहा है इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो ओ जब आप बोल रहे हैं तो ओ बोलने में किसका यूज सबसे ज्यादा हो रहा है? आवाज कहाँ से निकल रही है? तो ओ बोलने में दोस्तों पहली बात तो कंठ से आवाज आ रही है, कंठ से आवाज आ रही है, और जो होठ है दोस्तों दोनों गोल हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब होठों का भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ओष्ठ,
होठों का भी इस्तेमाल इसमें हो रहा है। जिस किसी भी ऑप्शन में कंठ और ओष्ठ दोनों होगा वही आपका आंसर होगा। तो क्या ऑप्शन ए में है? नहीं है, तो ये गलत आंसर। मूर्धन भी गलत, दंतोष्ठ भी गलत, कंठोष्ठ। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कंठोष्ठ। ठीक है। दंतोष्ठ मैंने बताया था आपको, जिसका इस्तेमाल जिन वर्णों का उच्चारण करने में जो जीभ है दोस्तों आगे वाले दांत में टकराती है उसको कहते हैं दंतोष्ठ। तो ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं? तो ता वर्ग, ता वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो दंतोष्ठ हैं। ठीक है, ता से लेकर के ना तक का ये दंतोष्ठ है। ठीक है। मूर्धन मैंने बताया आपको, और तालव्य भी मैं बता चुका हूँ। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है कितने? वर्ण है दोस्तों हिंदी वर्णमाला में? 52 वर्ण है। ये आंसर इसका क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, क्योंकि मानक हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण स्वीकार किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 52। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ठीक है, स्वर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर ध्वनि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला तो ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर, जिनको मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक है। मूल हर्ष स्वर या फिर मूल स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। पेंसिल ही नहीं काम कर रही है। जिनके उच्चारण में दोस्तों सबसे कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर थोड़ा ज्यादा समय लगता है, ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज्यादा समय लगता है उच्चारण में। ठीक है, ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज्यादा समय लगता है उच्चारण में, उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर सबसे ज्यादा समय लगता है। जैसे बोलते हैं ना, हे राम, हे राम, तो ये जैसे आ गया राम के बीच में ये, तो उसको कहते हैं प्लुत स्वर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52। चलिए इसका पहले आंसर देख लेते हैं। स्वध्वनि के प्रकार है उपयुक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दीर्घ भी है, प्लुत भी है, और ह्रस्व स्वर भी है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है। बा वर्ण का वैशिष्ट्य का मतलब है कि अब इसका पूछ रहा है कि बा वर्ण इसमें से इस चार ऑप्शन में से देख के बताइए जो सही सबसे सटीक आंसर है, सबसे सही आंसर है वही आपको बताना है, जो इसके सबसे करीब है। तो बा बोलने में सबसे पहले देखिए किसका किसका यूज हो रहा है। तो बा बोलने में क्या आपके होठों का यूज हो रहा है? बा बोलिए। हाँ जी, हाँ हो रहा है। तो पहले ऑप्शन में तो होठ दिया हुआ है। ठीक है, तो हाँ ये ऑप्शन हो सकता है इसका सही आंसर। लेकिन और कौन सा ऑप्शन में होठ दे रखा है ये देख लीजिए। ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन डी में दे रखा है। और बा वर्ण जो है आपके 25 स्पर्श, क्या बोलते हैं, 25 स्पर्श व्यंजनों, 25 स्पर्श व्यंजनों में आता है दोस्तों ये बा वर्ण। तो अब ऑप्शन में देखिए स्पर्श व्यंजन कहीं लिखा हुआ है, स्पर्श लिखा हुआ है चारों ही ऑप्शन में। ठीक है, चारों ही ऑप्शन में लिखा है, लेकिन ये वाला स्पर्श संघर्षी है, लेकिन बा आपका संघर्षी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। तो संघर्षी व्यंजन होते हैं सा, शा, शा और हा, ये होते हैं दोस्तों संघर्षी व्यंजन। तो ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो गया आपका। ठीक है, ऑप्शन सी आपका एलिमिनेट हो गया। अब देख लेते हैं आगे। बा क्या है? अल्प, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है ये अल्प प्राण है, ऑप्शन नंबर बी में अल्प प्राण लिखा है, ऑप्शन सी में अल्प प्राण लिखा है, और ऑप्शन डी में महाप्राण लिखा है। तो चलिए अब देख लेते हैं बा अल्प प्राण है कि महाप्राण है। तो जब मैंने बताया था कि अल्प प्राण कौन सा होता है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। ठीक है, तो बा देख लीजिए कहाँ आता है दोस्तों। बा कहाँ आता है? पा, फा, बा। तो बा आ रहा है दोस्तों तीसरे पे। ठीक है, तो तीसरा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है महाप्राण। तो महाप्राण आपको बताया था मैंने, दो और चार दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है दोस्तों वो महाप्राण होता है। अब बचे दोस्तों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में लिखा है द्योष्ठ। उच्चारण में दोनों होठ काम करें या आपस में टकराएं उसको कहते हैं द्योष्ठ। तो बा बोलने में दोनों होठ आपस में टकरा रहे हैं। जी हाँ, टकरा रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। अर्धस्वर दो ही होते हैं, या और वाह। ठीक है, या और वाह, इनको क्या कहते हैं दोस्तों? अर्धस्वर कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ
व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण की जो ध्वनियाँ हैं व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, ठीक है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है महाप्राण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पहला, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई हो गई ध्वनि, ठीक है? भाषा की सार्थक जो है दोस्तों वो लघुत्तम इकाई कौन सी हो गई? आपकी ये ध्वनि हो गई। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई भी ध्वनि ही मानी जाती है। और लिखित इकाई जब पूछ ले भाषा की सार्थक, यहाँ पे लगा दे, यहाँ पे लगाते लिखित इकाई, ठीक है ना? यहाँ पे लगा दे लिखित इकाई, तो लिखित इकाई हो जाएगी सबसे छोटी वर्ण, ठीक है? यदि अर्थ के स्तर पर पूछा जाए तो शब्द सार्थक लघुत्तम इकाई होती है, ठीक है? अर्थ के स्तर पर अगर पूछा जाए, अर्थ के स्तर पर, यदि अर्थ के स्तर पर क्वेश्चन आ जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शब्द, ठीक है? शब्द ही इसकी सार्थक लघुत्तम इकाई होगी अर्थ के आधार पर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है अल्प प्राण। चलिए अब देख लीजिए, खा तो दूसरा हो गया, था भी दूसरा हो गया, और चा हो गया पहला, और फा हो गया दूसरा। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो हो गया आपका चा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन आपको बताया था का से लेकर के दोस्तों माँ तक होता है। का से लेकर माँ तक के टोटल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। आपके कितने होते हैं? टोटल 25 स्पर्श व्यंजन आपके होते हैं, ठीक है? तो इसमें चलिए देख लीजिए कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। का है, चा भी है, टा भी है, या नहीं है, ठीक है? या एक अर्धस्वर है, या एक क्या है? ये एक अर्धस्वर है, ठीक है? और इसको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? या, रा, ला और वा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? जिसके उच्चारण में कंठ से आवाज निकलती है उसको कंठ ध्वनि कहेंगे। चलिए देख लीजिए कौन कौन से शब्द ऐसे हैं, कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण में कंठ से ध्वनि निकल रही है। कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए का और खा, हाँ यही ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इनके ही उच्चारण में गले से ध्वनि निकल रही है, तो उसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यारा मैंने बताया आपको अभी, ये अंतस्थ व्यंजन है। चा छा तालव्य है, और टाट और ड़ा हो गए आपके मूर्धन्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे बढ़ते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे ये मैंने अभी पिछली वीडियो में भी बताया। वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, हिंदी की शाह ध्वनि है। शाह ध्वनि क्या है? तालव्य है। क्या है दोस्तों? तालव्य है। शाह ध्वनि जो है, हिंदी की शाह ध्वनि जो है दोस्तों वो तालव्य है, ठीक है? तालव्य। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। यदि आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करिए और इसे फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग एक एक करके सब्जेक्ट्स को पढ़ाते जाएंगे और उसके MCQs कराते चले जाएंगे। बहुत जल्दी हम दोस्तों लूसेंट जीके की सीरीज़ लेकर के दोस्तों आ रहे हैं आपके आगे। MCQs के थ्रू मैं पूरा उसको कवर करूँगा। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि आपको ये सब वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।